स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो रॉकेट मंडे में मैं बात करूंगा नासा का लूनर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए नासा का जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो है आर्टेमिस प्रोग्राम। जैसे अपोलो प्रोग्राम था वैसे ही आर्टेमिस को बनाया जा रहा है। और आर्टेमिस का मेन काम है क्रूड मिशन पे। ये ऐसा नहीं है कि वॉयेजर जैसा कोई प्रोब भेज रहे हैं। इसका मेन काम है इंसान को ले जाना। और इसको करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स काफ़ी पैसा डाल रहे हैं, जिसमें से नासा सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद ईसा है, जैक्सा है, कनाडा स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है। ये सब लोग जमा होकर काम कर रहे हैं। प्लस इस बार ये डिफरेंट है कि इस बार कमर्शियल कंपनीज का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंटरप्राइज है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपोलो मिशन में लोग गवर्नमेंट सब चीज़ कर तो लिया लेकिन बहुत पैसा लगा था। कमर्शियल मिशन कर देने से बजट जो है भावनाओं में नहीं बहेगा। और इतने सारे लोगों के बीच में उसका मतलब इकोनॉमिकल लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि अमेरिका इसको अफोर्ड कर सके। और इसका मेन काम है कि टारगेट जो रखा गया है कि मून पे 2024 पे लैंड करना है, यानी कि 2024 के दिसंबर से पहले ही मून पे लैंड कर दिया जाए। और इनका मतलब ऐसा नहीं है आर्टेमिस प्रोग्राम का अपोलो जैसा कि बस जाके आ जाओ, ऐसा नहीं है। आर्टेमिस प्रोग्राम को अपोलो का बड़ा भाई है। वो ये है कि वहाँ पे जाना है, 2024 का टारगेट है कि वहाँ जाओ, लेकिन वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ पे मून बेस बनाना है। मतलब इस बार परत मतलब हम लोग समझिए एक फाउंडेशन बनाएंगे कि ठीक है ऐसे जाते हैं मून पे, ऐसे करके यहाँ हर बार धीरे धीरे पेलोड जमा करते रहेंगे, धीरे धीरे मून बेस बनाने लगेंगे। तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है, ये काफ़ी दूर तक का सोच के बनाया जा रहा है। और इसी प्रोग्राम के को सपोर्ट करने के लिए बीच में जो एक आइडिया आया था लूनर गेटवे का। अब काफ़ी लोग उस गेटवे को नहीं सपोर्ट करना चाहते क्योंकि टेक्निकली आइडिया ही बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन वो पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर आईएसएस का एक्सपायरी डेट आ रहा है, आईएसएस हट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा दुनिया में जो इतने बड़े बड़े स्पेस एजेंसी को एक साथ जोड़ के रखा रहे। और इस दरमियान चाइना अगर स्पेस बनाने लग जाता है तो थोड़ा पॉलिटिकल मामला गंभीर हो सकता है। तो इसीलिए लूनर गेटवे को अभी भी जिंदा रखा जा रहा है, लेकिन उसको अभी बाईपास कर रहे हैं कि अभी उस पर पैसा नहीं खर्च करो, अभी चांद पे लैंड करो पहले, उसके बाद देखा जाएगा उसको। तो यही आर्टेमिस प्रोग्राम यही है, 2024 का टारगेट है। चांसेस हम मिस ही कर देंगे लेकिन हो सकता है, थोड़ा सा चांस है। तो इस बार नासा का गोल जो है यहाँ पे थोड़ा सा एकदम अलग तरीके से गोल लिया गया है। इनका मेन काम तो आपको पता ही है, इनको इंसान को लैंड कराना है। लेकिन दाम जो है इस बार कंट्रोल रखना है। काफ़ी लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अपोलो मिशन रिजल्ट बोलते हैं कि फेक है, क्योंकि अगर कर सकते थे उस टाइम तो अभी क्यों नहीं करते। ये मतलब काफ़ी लोगों को समझ में दिक्कत होती है कि जिस टाइम अपोलो मिशन बनाया गया था उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था और पैसा अपना समझ के बहाया जा रहा था डिफेंस प्रोजेक्ट पर। नासा एक डिफेंस प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया जा रहा था। और उस दरमियान 4% पैसा दिया गया था पूरा नेशनल बजट का। नासा का करंट रनिंग बजट 1% भी नहीं छूता है, इसीलिए वो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो नासा इस बार जो बना रहा है तो इस बार उस बजट के अंदर काम कर रहा है कि मतलब अमेरिका मान लीजिए उनके पास $100 है तो $100 में से $1 भी नहीं दिया जा रहा है अमेरिका ये नासा को कि तुम उस पर काम करो। तो इसको इसी हिसाब से चलना है कि इतने कम बजट में कैसे काम कर सके। तो कॉस्ट और कंपटीशन दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटीग्रेट है। जितना कंपटीशन होगा दाम उतना कम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ कंपटीशन के पीछे ये लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। और इनका मेन काम है मल्टीपल पाथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक रॉकेट बना लेता है स्पेसएक्स वही रॉकेट ब्लू ऑरिजिन में, ऐसा नहीं है। दोनों का रॉकेट पूरी तरह से अलग होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है, जैसे मान लीजिए आपका ब्लू ऑरिजिन जिस तरह का काम करे वही डिज़ाइन लेके बोइंग आ जाता है, बोइंग रिजेक्ट हो जाएगा कि भैया हमको एक डिज़ाइन का नहीं चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन है। ताकि जब आप करोगे, आप मान लो रिजेक्ट भी हो जाता है इनमें, लेकिन नए डिज़ाइन का नॉलेज तो आएगा। इसीलिए अलग अलग रास्ते के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ये रॉकेट ये बना रहा है, ये रॉकेट दूसरा बना रहा है, ये रॉकेट सब अलग अलग होना चाहिए। जेन्युइनली अलग अलग चीज़, जेन्युइनली नई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट होना चाहिए ताकि जब ये मिशन कंप्लीट हो तब खूब सारे औजार हमारे टूल बॉक्स में आ जाए। और इसका अनाउंसमेंट किया गया था अप्रैल 30, 2020 को। तो मतलब नासा को गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है $1 बिलियन। गवर्नमेंट ये उस पर अब ध्यान नहीं लगाएगी। अब नासा का काम है नासा इसको बांटता कैसे है। तो ये नासा पे, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये हो गया अर्ली डेवलपमेंट मनी हो गया। यानी कि ये 1 बिलियन है, इसमें से मतलब जितना पैसा अलग तीनों कंपनी को जाए, सबसे कम दिया गया है स्पेसएक्स को, दूसरा दिया गया है दूसरे कंपनी को, तीसरा दिया गया है ब्लू ऑरिजिन को। टारगेट ये है कि इन लोगों को पैसा ये लोग जो मांगे वो दे रहे हैं, और इनसे एक डेडलाइन दिया गया कि 2 साल के अंदर आप हमको ये करके दिखाइए तब हम आगे का बजट देंगे। और अगर मान लीजिए वो 2 साल में ये फेल हो जाते हैं, मान लीजिए तीनों कंपटीटर में से कोई फेल हो जाता है कि हम नहीं डिलीवरी दे पाते, तो नासा उसका रीवैल्यूएशन करेगा कि क्या इसको पैसा देना अच्छा बात है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं है या अभी भी बहुत बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए 3 पे एक साथ खर्चा किया जा रहा है। मतलब इनको भी पता है कि चांसेस बहुत कम है कि तीनों के तीनों एक साथ कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर दो भी कंप्लीट कर लेते हैं या मान लीजिए तीनों के में से ऐसा हो जाता है कि दो अच्छे सेम स्पीड पे चलने लगते हैं तो बीच वाले को हटा दिया जाएगा।
तो नासा को बोले कंपटीशन रखो और औजार अलग अलग रखो, तो ऐसा रह सके कि जैसे मतलब जब भी आईएसएस के साथ ये अभी बार बार हो रहा है कि जब भी सोयस में कुछ खतरा आता है, मान ली कोई डैमेज होता है, कुछ और नहीं है, तो पूरा एस्ट्रोनॉट्स का जो साइकिल है वो अटक जाता है उसी बात पे। तो एस्ट्रोनॉट को ले जाना हटाना के लिए कोई और व्हीकल तो है नहीं कि अच्छा ये व्हीकल में गड़बड़ी है, इसको जब तक चेक कर रहे हैं तब तक दूसरा इस्तेमाल करो, दूसरा तो है ही नहीं, क्योंकि सेम डिज़ाइन पर रहेगा तो वही समस्या रहेगा। इसीलिए अलग अलग डिज़ाइन पे भाग रहा है, इसीलिए इतने सारे कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं कि एक से काम नहीं चलेगा। मिनिमम नासा का टारगेट है एटलीस्ट 2 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सिस्टम हो मिनिमम। तो सबसे नया नाम है इसमें डायनेटिक्स का। अब आप ये समझिए डायनेटिक्स नया स्पेस कंपनी के लिए है, लेकिन डायनेटिक्स एक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत एक्सपीरियंस वाली कंपनी है मिलिट्री और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यूएस के लिए डायनेमिक्स मतलब ये आम लोगों की कंपनी नहीं है, लेकिन मिलिट्री के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए ये पुराना घोड़ा है, मतलब ये टाइम टेस्टेड है। और इनके पास 25 सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी ये जो बनाया जाएगा ऐसा नहीं कि ये कंपनी खुद सब चीज़ बनाएगी, इसके बाद 25 सब कॉन्ट्रैक्टर है जो इसको सपोर्ट करेंगे। और इनका सेलिंग पॉइंट है कि इनका एक ही चीज़ लैंड करेगा और एक ही चीज़ ऊपर जाएगा। और यहाँ पे वो नीचे और ऊपर का बात कर रहा हूँ, ये ऑर्बिट से कर रहा हूँ, ना कि ये धरती से निकल के नहीं जाएगा। ये मतलब इसको रॉकेट के ऊपर, जैसे इनका पुराना डिजाइन इसमें था कि ये एसएलएस के ऊपर रख के ले जाएंगे और इसमें 2 एक्स्ट्रा टैंक रहेगा। तो जिस टाइम लैंड कर रहे हैं वो 2 एक्स्ट्रा टैंक का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर जैसे टैंक खत्म हुआ टैंक छोड़ देंगे ताकि मेन टैंक से बहुत कम ईंधन लगे और मतलब वजन भी हल्का हो चुका होगा और ये धीरे से लैंड होगा, यही ऊपर जाएगा वापस। लेकिन इसको रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और फ्यूल टैंक जो है एक डिस्पोजेबल यूनिट हो जाएगा कि फ्यूल टैंक को भी इनको सोचना है। तो इनका मेन यही फ़ायदा है कि इनको काफ़ी सारा जो सिस्टम है ये ऐसा बनाया जा रहा है जो किसी पे भी लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने डिज़ाइन स्टार्टिंग में बनाया था एसएलएस के लिए, स्पेस लॉन्च सिस्टम के लिए। अगर एसएलएस नहीं रहता तो ये किसी दूसरे के ऊपर भी रखा जा सकता है, एटलस के ऊपर भी रखा जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। यही नासा इस बार एकदम अच्छे से चल रहा है कि पेलोड जो है रॉकेट लॉन्च से एकदम अलग हो कि किसी पे भी लॉन्च कर दिया जाए। तो ये डायनामिक्स का अप्रोच है और मतलब यही समझिए इनको अर्ली डेवलपमेंट का पैसा मिला है। डिज़ाइन चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज किया जा सकता है, लेकिन मतलब कोर कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेगा, क्योंकि नासा आपको कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से पैसा दी थी। हाँ, फाइनल डिजाइन चेंज, जैसे इनका रेंडर में दिया हुआ 8 इंजन हो सकता है 2 ही इंजन लगे या 3 इंजन हो या 6 इंजन हो, जो भी हो। तो ये समझिए इसलिए अभी इसके पीछे ज़्यादा ना भागे, थोड़ा टाइम बीतने दें, तब जाके ये सब कंपनी अपना फाइनल डिज़ाइन बनाने लगेगी, फाइनल रिफाइनमेंट्स होने लगे, उसके बाद ये सबके पीछे कूदिएगा। अभी नहीं, अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है। अब बात करते हैं ब्लू ऑरिजिन का। ब्लू ऑरिजिन को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है और वो ऐसा नहीं कि नासा मतलब फेवरेटिज्म कर रही है, वो इसलिए कि ब्लू ऑरिजिन डिमांड ज़्यादा किया, प्लस ब्लू ऑरिजिन अकेले नहीं काम कर रहा। ब्लू ऑरिजिन काम कर रहा है, मतलब ब्लू ऑरिजिन को कहा जाएगा टीम लीड, और जो टीम है वो है मतलब नेशनल टीम उसको कहा जाता है। उसमें मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें लॉकहीड मार्टिन जो बहुत बड़ा प्लेन मैन्युफैक्चरर है, नॉर्ट्रप गवर्नर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बड़ा सा है, और ड्रेपर ये भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स एक साथ जो आए हुए हैं, इस कारण से इनको इतना पैसा दिया जा रहा है, इनका डिमांड भी उसी के हिसाब से है। और इनका जो लूनर कॉन्सेप्ट है, लैंडिंग सिस्टम है, ये पूरी तरह से सीधा सीधा आपको लगेगा अपोलो के इरा का उठा के डाल दिया गया है इसमें। और इनका ये डिज़ाइन बनाया जब गया था, ये एसएलएस के हिसाब से बनाया गया था और इसको लूनर गेटवे के हिसाब से भी बनाया गया था। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है नासा के लिए कि मान लीजिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, नासा को अपना लूनर गेटवे के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरायन के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब नासा ये पूरी तरह से स्लॉट फिट हो जाता है कि नासा को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मतलब काफ़ी प्रेफर किया गया। और इनका डिज़ाइन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा नया है या बहुत ज़्यादा हुआ करने वाला है। इसमें कोई मतलब इसका पूरा सिस्टम वाइज मतलब सिस्टम की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है। और ये भी ऐसा बनाया गया कि अलग अलग रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जाए। जैसे मान लीजिए आप एसएलएस का इस्तेमाल करें, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया तो एसएलएस को ग्राउंड कर दिया जाएगा। उस दरमियान अगर आपको भेजना है कोई टेंशन नहीं, इसको आप किसी और चीज़ के ऊपर रख के भेज दीजिए। तो ये और ब्लू ऑरिजिन के साथ भी, और ब्लू ऑरिजिन का सबसे ज़्यादा चांस है कि ये सबसे टाइम पे सक्सेसफुली क्लोज करता है। लेकिन अभी पूरी दुनिया तबाह हो गई तो कम चांसेस है कि ऐसा हो सके ऑन टाइम। लेकिन ये लोग काफ़ी नज़दीक है, मतलब क्योंकि इनका डिज़ाइन पहले से चूज़ किया हुआ है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं ब्लू ऑरिजिन। अब बात करते हैं काफ़ी लोगों का फेवरेट स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स का जो डिज़ाइन था ये सीधे रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर स्पेस एक्स का जो मेन क्राफ्ट का पुराना डिज़ाइन था वो लैंड नहीं करा सकते थे मून पे, क्योंकि अगर इंजन इतना बड़ा क्राफ्ट अपना इंजन फायर करेगा तो मून की ग्रेविटी इतनी कम है कि जो उससे धूल निकलेगा वो रॉकेट को ही उड़ा डालेगा। और प्लस इसमें यह था कि अगर छोटा छोटा पत्थर का इस्केप वेलोसिटी पकड़ लेगा, मतलब आप समझिए मून के ऑर्बिट पे खूब सारा पत्थर आ जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा रॉकेट है। तो छोटों के साथ ये नहीं होता,
होता है, लेकिन जैसे अपोलो के केस में जब किया गया था, रॉकेट इतना छोटा था, अब प्लस अगर डैमेज भी हो रहा है इंजन तो लेना देना क्या था, वो लैंड करके अलग था, लॉन्च करने के लिए अलग सिस्टम रखा गया था। लेकिन यहाँ पे ये रियूजेबल का डिज़ाइन रखने वाले थे तो वो काम नहीं कर पाते थे, इनको लैंडिंग पैड चाहिए था, यानी मतलब एक बड़ा एरिया जिसमें मतलब वापस डिब्री ना उड़े। तो ये बहुत सीरियस बात है। धरती पे उतना टेंशन नहीं, क्योंकि एटमोसफेयर रोक देता है वेलोसिटी को, फिर मतलब ग्रेविटी हाई है, ये थोड़ा संभाल के रखता है। मार्स के केस में भी ये थोड़ा सा बड़ा समस्या है, लेकिन मून के केस में एटमोसफेयर नहीं है प्लस ग्रेविटी बहुत कम है। तो मतलब जो आप एग्जॉस्ट मार रहे हो और प्लस आपका क्राफ्ट इतना बड़ा इतना भारी है, मतलब ये सबसे बड़ा और सबसे भारी सिस्टम है, तो ये तो धो देगा, मतलब वहाँ एक तो गड्ढा बना देगा जिस गड्ढे में आप लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टारशिप का डिज़ाइन को पूरी तरह से चेंज किया गया और ये स्टारशिप को रीयूजेबल के जगह यूज एंड थ्रो में बदल दिया गया है। अंतर बस ये है कि ये एक बार मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा बूस्टर के ऊपर, ये ऑर्बिट में रीफ्यूल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उतना फ्यूल नहीं हटेगा कि सीधे चले जाए। ऑर्बिट पे जब रीफ्यूलिंग कर लेंगे उसके बाद ये मून पे लैंड करेगा, और मून पे लैंड करने के बाद मून से मून के ऑर्बिट, फिर मून से सरफेस, मून सरफेस ऑर्बिट ये कर सकता है। और इसको लैंड कराने के लिए कि क्यों मतलब वहाँ गड्ढा ना खोद दे जहाँ पे ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है, इसमें 6 इंजन से 9 इंजन के बारे में बात किया जा रहा है। ये इंजन इसके बॉडी के ऊपर में लगाया हुआ है, और चूंकि वो इतना ऊपर है कि उसका प्लूम जो है उतना डेंजरस नहीं रहेगा, काफ़ी स्प्रेड आउट हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम है तो स्प्रेड आउट बहुत जल्दी हो जाता है, और इससे कंट्रोल रहेगा। अब समस्या यही है कि कहाँ, एक तो पहले इनका डिज़ाइन चेंज हो गया कि पूरी तरह से ग्राउंड पे नहीं काम कर रहे हैं, प्लस ये इंजन जो है मतलब रैप्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि रैप्टर उतना तेजी से, मतलब रैप्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये वैसा हो जाएगा कि आपको रैप्टर तलवार है और यहाँ पे आपको चाहिए स्कैपल, तो आपको चाहिए एकदम नाजुक से महीन से कंट्रोल वाला। तो ये इंजन कैसे बनाते हैं ये उस पर है। अब आप बोलोगे ड्रेको ना इस्तेमाल कर लें, प्रॉब्लम ये है कि ड्रेको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रेको को मतलब पूरा एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी जैसे इनके पास है कि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मीथेन से काम चल जा रहा है, अगर ड्रेको लगा देते हैं तो वो भी एक अलग से सिस्टम व्यवस्था करना पड़ेगा कि ड्रेको कैसे चलाते हैं। तो इसी कारण से ये एक अननोन है। और नासा भी खुद से बोला कि स्पेस एक्स के केस में यही प्रॉब्लम है कि इनका सारा चीज़ एक से एक चीज़ अननोन है। जैसे कि अगर आप बोलोगे 4 साल में ये कर पाएंगे, चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। नासा खुद भी मान के चल रहा है बहुत कम चांस है ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी मतलब इनका डिज़ाइन में स्टारशिप का शिप नहीं बना है पूरी तरह से, शिप उड़ा नहीं है, उड़ के ऑर्बिट नहीं गया है। और उसके बाद आपको, ये तो शिप की ही बात हुई, बूस्टर तो जिसमें उससे भी ज़्यादा इंजन लगता है वो भी नहीं बना है। तो पहले इनको बूस्टर बनाना है, फिर शिप बनाना है, फिर शिप के ऊपर इनको एक कार्गो वेरिएंट बनाना है जो कि फ्यूल टैंकर होगा, जो अंतरिक्ष में जाके पार्क करेंगे, फिर दूसरा भेजेंगे जो जाके रिफ्यूल होगा, वो रिफ्यूल को भेजेंगे चांद पे। तो ये सारा चीज़ 2024 से पहले कर पाना बहुत मुश्किल है। प्लस मान लीजिए ये लोग कर भी सकते होते, लेकिन जो ये पैंडेमिक आ गया इसके कारण से एम्प्लॉय तो बचे ही नहीं ना, बहुत सारे एम्प्लॉय गायब हो रहे हैं। तो इसी कारण से मतलब फुल फोर्स पे ये चाह के भी नहीं काम कर सकते, तो बहुत कम चांस है ये होगा। लेकिन अगर नासा मान लीजिए देख लेता है कि इनका डिज़ाइन जल्दी जल्दी आने लगता है, या ये जो इंजन यहाँ पे लगाएंगे क्या करते हैं वो भी पता चल जाता है फटाफट, तो इसको चूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, शुरू शुरू में मैंने भी नहीं सोचा था कि अगर इतना बड़ा भारी भरकम चीज़ बिना एटमॉस्फेयर के, बिना मतलब लैंडिंग पैड के अगर लैंड कराए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाए खुद के लिए। मतलब मान लीजिए पत्थर सब जो ऑर्बिट है, 1-2 ऑर्बिट के बाद क्रैश कर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये मतलब लैंड कैसे करेगा, इसका टांग कितना बड़ा, इसीलिए आपको इसमें ना हीट शील्ड दिखेगा ना कुछ दिखेगा। ये यूज एंड थ्रो डिज़ाइन है। तो ये जो नया इंजन बनाना है वो 4 साल के अंदर कर पाना, प्लस जब आपके सारे के सारे एम्प्लॉय काम भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा खतरनाक बात है। लेकिन ये समस्या सबके साथ है, ब्लू ओरिजिन के साथ भी है। हाँ, ब्लू ओरिजिन का आप कह सकते हो कि बेनिफिट है कि ज़्यादा डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और डिज़ाइन सिंपल है, लेकिन फिर उनके पास भी तो वही प्रॉब्लम है, ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा टर्नओवर्स है। तो है मतलब ये तीनों में से बहुत कम चांस है कि 2024 में वो एग्जैक्टली कर पाए, लेकिन 2025 2026 तक गारंटीड हो जाएगा, कोई ना कोई तो इसमें कंप्लीट कर ही लेगा। और इसीलिए नासा ये कर रहा है कि हम पहले स्टेप 1 दे रहे हैं, आप लोग माइलस्टोन कंप्लीट करोगे तब हम जाके आगे का पैसा आपको देंगे, अभी नहीं देंगे। एक बार वो अब जेम्स वेब टेलीस्कोप वाला नौटंकी अब नहीं करना है, आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो चलो कैंसिल करो। तो स्पेसएक्स भी मतलब नया डिज़ाइन के साथ, और अभी इनका वीडियो नहीं लॉन्च हुआ है, मैंने बाकी दोनों प्लेयर का वीडियो दे दिया नीचे, आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी दिखाई कैसे करना चाह रही है, इनका भी वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेन है कि वो इंजन कैसे बनाएंगे, तो मतलब किस टाइप का करते हैं इंजन। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा का मतलब मून मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया हो कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस खेत का मूल्य है। अगर ऐसा है, अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया तो आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा दें, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जो मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।